वेलकम टू द स्टूडेंट क्लास 9th। क्लास 9th के बच्चे, आप सभी का स्वागत है। अगेन आफ्टर हैविंग a small synopsis over the French Revolution, now I am in front of you to discuss the content, to discuss the situation before the French Revolution, during the French Revolution and afterward the French Revolution। मूलतः वस्तुतः मैं आपके सामने आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तहत in the first half of the 18th century, what was the condition of French society, we are here to discuss। एक चीज आप बताओ, चीज़ों को उबाऊ नहीं बनाना है, चीज़ों को उबाऊ नहीं बनाना। अब भाई फ्रांस और फ्रेंच के बारे में समझना आप सभी बच्चों के लिए एकाएक लगेगा ऑल ऑफ सडन कि भाई कहाँ से शुरू कर रहे हैं सर, व्हाट सर इज ट्राइंग टू डू। तो वस्तु स्थिति है कि इसको भारत के लिहाज से समझो। स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, ठीक है, एक तरह से रिवॉल्यूशन ही था, आंदोलन था, क्रांति हुई, स्वतंत्रता की क्रांति। तो स्वाभाविक है कि भाई उस क्रांति के पहले कुछ परिस्थितियां हुई होंगी। तो आप सिर्फ स्वतंत्रता की क्रांति के विषय में तो नहीं पढ़ सकते हैं, आपको उसके पहले भाई जब अंग्रेज भारत में आए, रह रहे थे, शासन कर रहे थे, तो किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, किस प्रकार से उन्होंने उपनिवेश के आड़ में हम लोगों का शोषण किया। अब उस चीज़ों की भी तो चर्चा जरूरी है ना, तभी तो होगा कि हाँ भाई इस गलत नीतियों के कारण, इस दमनात्मक नीति के कारण जो है भारतीय जनता ने विद्रोह किया और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो उसी प्रकार से इफ वी हैव टू स्टडी अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देन डेफिनेटली वी हैव टू स्टडी द सिचुएशन इन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट्स ऑल्सो कंपल्सरी टू हैव डिस्कशन। अब इस चीज को कलमबद्ध कर कर आप समझना शुरू करें। एक्चुअली इन 1774 लुई 16 को फ्रांस का राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इट मीन्स इन 1774 लुई 16 was appointed as the emperor of France। ठीक है भाई, फ्रांस का राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। एंड he got married, उसकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया मैरी एंटोनेट। एंड एट द टाइम ऑफ मैरिज द एज ऑफ लुई 16 वॉज ओनली 20 ईयर्स। मतलब वो 20 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से शादी करता है। एंड आप सुनते होंगे, मैं इसको थोड़ा प्रेरक बनाए रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इतिहास है, उबाऊ होता है। तो जब कोई व्यक्ति सत्ता में आता है, या लोकतंत्र में मान लीजिए आज सरकार, तो आप हमेशा सुनते होंगे कि भाई अभी हेमंत जी ने गद्दी संभाली झारखंड में और उन्होंने कहा कि भाई राजकोष खाली था। तो उसी तरह से हर जगह पे यह परिस्थिति उत्पन्न होती होगी। तो जब लुई 16वां राजा बनता है तो वह पाता है कि भाई उसे राज्य तो दे दिया गया शासन के लिए, लेकिन उसका कोष, राजकोष क्या था, खाली था। एंड it causes due to continuous fight between its neighbors and the situation developed at that scenario। उस वक्त की जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी, उसके कारण लगातार युद्ध लड़ने के कारण फ्रांस राज्य के जो राजकोष थे वह पूर्णतः खाली हो चुके थे। एंड ड्यू टू दैट, अब पैसे तो थे नहीं, लेकिन जो वर्साय का महल था, अब
राजाओं की बात वही भारत की समझिए कि पैसे नहीं हैं, लेकिन अवध के नवाब अपने शान और शौकत को बनाए रखना चाह रहे थे, और उस शान और शौकत को बनाए रखने में टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड द ग्लोरियस इन्वायरमेंट इन देयर स्टेट काफ़ी पैसे खर्च हो रहे थे, काफ़ी फिजूल खर्ची थी। चूँकि धन नहीं होने के बावजूद जो जीवन शैली और जो राजशाही ठाट बाट होता है, अब उसमें कमी तो हो नहीं रही थी, तो खर्च काफ़ी हो रहा था। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो इस तरह की सिचुएशन का सामना लुई 16वें को करना पड़ रहा था, उसका कारण था कि उसके पहले फ्रांस जो है अमेरिका के 13 उपनिवेश, फ्रांस जो है अमेरिका के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसमें अमेरिका का साथ दिया। अब उस युद्ध में आप अभी भी सुन रहे होंगे, अमेरिका कह रहा है कि अफगानिस्तान में युद्ध के कारण काफ़ी राशि खर्च हो रही है, अब हमको उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो उस जो 13 उपनिवेश को जो आज़ादी दिलवाने में अमेरिका के साथ उसने युद्ध लड़ा अमेरिका के तरफ से, उसके कारण भी उस पर आर्थिक बोझ काफ़ी बढ़ गया, उस पर आर्थिक बोझ काफ़ी बढ़ गया। इनफैक्ट एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स ऐसा माना जाता है कि ड्यू टू दिस कंडीशन अप्रॉक्स 10 अरब, लगभग 10 अरब लिब्रे उस वक्त की वहाँ की मुद्रा थी। जिस तरह से आज भारत में रुपए है ना, तो अभी यूरोपियन कंट्री में यूरो वगैरह बोला जाता है, तो उस तरह से उस वक्त वहाँ की मुद्रा लिब्रे थी। तो 10 अरब लिब्रे का जो कर्ज है वो उस युद्ध में शामिल होने के कारण जुड़ गया, और जबकि 2 अरब लिब्रे का कर पहले से था। जो सरकार की जो राज्य की परिस्थिति थी, 2 अरब मतलब वहाँ की मुद्रा जो भी मुद्रा है, लिब्रे मुद्रा है, तो आप मुद्राओं को हटाइए, मान लीजिए 2 अरब का कर्ज फ्रांस पर पहले से था, और इस प्रक्रिया के इस प्रकरण में भाग लेने के कारण उस पे 10 अरब का कर्ज और बढ़ गया। मतलब कुल कर्ज कितने हो गए? 12 अरब हो गए। अब स्वाभाविक है इस चीज को समझो कि कर्ज है तो कर्ज तो कहीं ना कहीं से लिया गया होगा ना। तो अब परिस्थिति ऐसी हुई कि जब 12 अरब का कर्ज हो गया, तो जो कर्जदाता थे, मतलब जिन्होंने राज्य को कर्ज दिया हुआ था, वह अपने कर्ज की मांग करने लगे कि भैया मेरे को दे दो, और नहीं तो 10% ब्याज दो। ये आज भी आपको लगेगा कि भाई पूर्णतः अप्रासंगिक है, लेकिन उस वक्त मतलब ये बात 1770-75 की हो रही है। उस वक्त जो है, जो कर्जदाता थे जिनके कर्ज फ्रांस की सरकार पर थी, उन्होंने अपने कर्ज के बदले 10% ब्याज की डिमांड कर। पैसे के अभाव के कारण वो पूर्णतः पैसा लौटाने में अक्षम थे। नतीजतन क्या होता है? नतीजतन होता है कि उनको कर देना पड़ रहा था, ब्याज देना पड़ रहा था, जिसके कारण कि एक बड़ी राशि जो भी वो जमा कर पा रहे थे, उसकी एक बड़ी राशि जो है वो सिर्फ ब्याज देने में निकल जा रही। अब जो कर्ज है उसके ब्याज को लौटाना है, साथ साथ सेना का रखरखाव, नियमित खर्चा, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, मेंटेनेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। अब उसको चलाने के लिए भी सरकार को पैसे चाहिए थे। इट मीन्स वॉट एवर द फंक्शंस और वॉट एवर द वर्क्स विच वेयर ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और द इंपीरियर ऑफ फ्रांस, जो वहाँ के राजा के द्वारा चलाए जा रहे थे, उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। एंड दैट वाज द रीजन। इट मीन्स ultimately you have to understand that to pay the interest of approx 12 अरब लिब्रे का इंटरेस्ट एंड the amount for social work which was also very important, like office maintenance, state maintenance, universities, they are completely in position to increase the taxes। जब आपके खर्च बढ़ गए हैं और वह करना आपके लिए आवश्यक है, तो आप निसंदेह अपने राजस्व को, अपने कर को बढ़ाइएगा।
क्योंकि तभी तो आप उसकी क्षतिपूर्ति या उस कार्य को कर पाइएगा। सो दैट वॉज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीमेंट इन द टैक्सेस एट दैट टाइम। अब सवाल है कि भाई बढ़ा देने से हो जाता क्या? नहीं, यह एक प्रयास था, यह एक वर्क था, इसके साथ भी और कुछ करना पड़ता, चूंकि सिंपली बाय इंक्रीजिंग इन द स्लॉट ऑफ द टैक्सेस इट्स नॉट ट्रू दैट द किंगडम और द किंग विल कम इन पोजीशन टू टैकल ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। ऐसा नहीं था कि वो सारी चीज़ों पर नियंत्रण पा ले। कारण था कि बेसिकली at that time the society, actually now you have to understand, at that time the society was divided into three segments. The society was divided into three segments. अब एक वर्ग में तो पादरी लोग थे, एक वर्ग में कौन थे? पादरी लोग थे। एक वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग थे। एक वर्ग में कौन थे? कुलीन वर्ग के लोग थे। और एक वर्ग पादरी का, एक वर्ग था कुलीन का, और एक वर्ग था जनसाधारण। एक वर्ग था जनसाधारण का। इस चीज़ को समझने का जरूरत है, इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझो कि जिस प्रकार से समाज में, मान लीजिए भारतीय पुरातन व्यवस्था में ऐसा कहा जाता है कि द सोसाइटी वॉज क्लासिफाइड इनटू 4 सेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, तो उसी प्रकार से वहाँ भी उस वक्त समाज जो था वह 3 भागों में मूलतः बांटा गया था। समाज को 3 भागों में बांटकर रखा गया था और उसी के आधार पे जो सामाजिक व्यवस्था थी वो चलती थी। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, और तीसरा जो बाकी बचे वो सब। तीसरा जो बाकी बचे वो सभी। इस चीज़ को आपको समझना है। अब सवाल आएगा कि अकॉर्डिंग टू CBSE डेफिनेटली आई हैव टू यूज एज वेल एज हिंदी टू अंडरस्टैंड यू बेटर, एज वेल एज इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। सो पादरी वर्ग जो है उसको उस समय क्लर्गी के तौर पे जाना जाता था। मीन्स द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। पादरी वर्ग को आप क्लर्गी कहिए, कुलीन वर्ग को नोबिलिटी कहिए, एंड जो बाकी जितने बचे वो तीसरे वर्ग में थे, थर्ड स्टेट। याद रखना, पादरी, कुलीन और जनसाधारण। पादरी को क्लर्गी, कुलीन को नोबिलिटी, एंड जो बचे उसको थर्ड स्टेट कहा जाता था। इस चीज़ को याद रखना है कि वो थे। जो तीसरा सेगमेंट था पादरी और कुलीन के अलावा, जो तीसरा सेगमेंट था उसमें व्यवसायी, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, लैंडलेस फार्मर, सर्वेंट, ये आते थे। और ये चीज़ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कर लागू होता था, जो कर लागू हुआ, वह मूलतः न तो क्लर्गी को देना था, न नोबिलिटी सेगमेंट को देना था। मतलब न पादरी वर्ग देता और न ही कुलीन वर्ग देता। उसको देना था किसको? तृतीय स्टेट को, जो थर्ड स्टेट है। मतलब जो जनसाधारण है उसी पर उस करों का बोझ पड़ना था। और यह मेरे दृष्टिकोण से उस वक्त की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? चूंकि जब आप कर को इम्पोज कर रहे हैं तो उसमें एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, वो सभी को वहन करना चाहिए। तो वस्तु स्थिति थी कि पहला 2 वर्ग, पादरी और कुलीन वर्ग को कर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं था, बाकी जो जनसाधारण थे उनको कर देना था। चूंकि तीसरे स्टेट के ही लोग जो हैं वह कर अदा करते थे। अब इसी चीज़ को जो है ना हम लोगों को विस्तार से समझना है। इस चीज़ में वस्तुतः इस चीज़ को समझना है कि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। अब इस चीज़ को बारीकी से समझो। Actually, what was the fact that the 90% of the total population was belonging to the farming. 90% कुल आबादी का 90% वर्ग जो था वो क्या चीज़ से था? किसान था। लेकिन वो किसान थे, लेकिन वो जमीन के मालिक नहीं थे। जमीन के मालिक नहीं थे। क्यों? चूंकि 60%, अब समझो
90% किसान, कुल आबादी का 90% किसान था, लेकिन जो कुल जमीन था, जो टोटल एरिया ऑफ लैंड था, उसका 60% हिस्से पर कुलीन, मतलब पादरी, चर्च, कुलीन, और तीसरे स्टेट में भी जो अमीर लोग थे, एक सेगमेंट था भाई अमीर का, क्योंकि उसमें बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मी, वकील वगैरह, एडवोकेट वगैरह उस वक्त आते थे, और उसके बाद बचता था किसान। एक सेगमेंट में किसान और कारीगर, और एक सेगमेंट में भूमिहीन किसान और नौकर। तो वस्तु स्थिति थी कि भैया 90% किसान थे, और 60% भूभाग पर जब आप पिक्चर नंबर 2 आप देखेंगे इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो आप पाएंगे कि उस पर कब्जा जो था पादरी, कुलीन और अमीर लोगों का। मतलब एक तरह से एक व्यवस्था को समझो कि खेती करना भी है दूसरे के जमीन पर और कर भी देना है। दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक एट दैट सिचुएशन। वह सबसे बड़ी गलती रही। जो क्लर्गी और जो नोबिलिटी सेगमेंट के लोग थे, मतलब पादरी और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको जो कुछ राइट्स थे ना, कुछ अधिकार थे, वो जन्मजात मिलते थे। मीन्स दे आर हैविंग सम सुपर पावर्स, एंड फॉर गेटिंग देम दे नीड नॉट टू डू एनीथिंग। बाय बर्थ दे आर एप्लीकेबल टू यूज सच काइंड ऑफ पावर्स, एक्स्ट्रा पावर्स। जो पादरी और कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उनको जन्मजात कुछ ऐसे अधिकार रहते थे जिसको पाने के लिए कुछ करना नहीं था, वो जन्म से ही उनको मिल जाते थे, वह जन्म से ही उनको मिल जाते थे। जैसे सबसे बड़ा चीज जिसकी मैंने चर्चा की कि एग्जम्पशन फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उनको कर देने से विशेष छूट रहती थी। मतलब इफ द पर्सन एट दैट टाइम belongs to either clergy or either nobility segment, it means by birth they are having a right to avoid tax. मतलब उनको they need not worry that how we can pay tax, because they don't need anything to pay the taxes at that time. In fact, along with this, जो नोबिलिटी सेगमेंट के लोग थे उनको और भी कुछ विशेषाधिकार थे। इनफैक्ट एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पादरी वर्ग उस वक्त का सबसे ही शक्तिशाली, मतलब जो क्लर्गी सेगमेंट था उस वक्त का सबसे ही शक्तिशाली फ्रांस में अपना प्रभाव रखता था। सरकार भी उस पर सीधा हस्तक्षेप करने से डरती थी। दे आर हैविंग लॉट ऑफ पावर्स। वो एक तरह से मानिए कि ईश्वर का रूप समझा जाता, और जिसका फायदा वह जो है समाज में उठाते थे। जैसे आज है ना भाई, भारत में बाबा लोग हैं, बड़े बड़े धर्म महात्मा लोग हैं, तो उनको एक रहता है कि भाई सुनते होंगे आपकी विशेष प्रकार की सिक्योरिटी वगैरह मिलती है, वो लगता है कि धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लावे लश्कर होता है। तो उसी तरह से पादरी को उस वक्त वहाँ भी वह सम्मान प्राप्त था। इसके साथ साथ जो नोबिलिटी सेगमेंट थे उनको भी कुछ एक्सेप्शनल पावर थे, लाइक दे आर eligible to collect the taxes from the farmers। अब सोचो, जो नोबिलिटी सेगमेंट के लोग थे उनको एक तो टैक्स देना नहीं है, हाँ उनको एक और काम भले मिला। क्या मिला? टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। वह किसानों से सामंती कर वसूलता था, और आप अगर भारत से जुड़े हैं, उत्तर भारत में रहे होंगे, तो एक प्रथा थी पहले यहाँ बंधुआ मजदूरी की। मतलब जो नौकर है वो आपका खेती वगैरह का तो काम करेगा ही, बाकी भी आप जो काम चाहिए करवा सकिए, उसको ना बोलने का अधिकार नहीं है। इनफैक्ट आज भी कई जगह ऐसे हैं जहाँ इस तरह की व्यवस्था है गांव में कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेवा करते आ रहा है। हाँ, चूंकि कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है तो जो बच्चे सक्षम होते हैं वो बाहर चल जाते हैं, अन्यथा गांव में परंपरा की इसके दादाजी इसके यहाँ नौकर थे, इसके पिताजी
भी यही नौकर थे, यह भी यही नौकर है, लेकिन अब है कि चलो भैया एक मैं कर रहा हूँ आपके यहाँ, बाकी भाइयों को उसने बाहर भेज दिया। तो आपको अदर काम भी करना था। इनफैक्ट not only nobility segment, the people of nobility segments are capable to collect the taxes from the farmer. In fact, जो क्लर्गी सेगमेंट के लोग थे, मतलब चर्च भी किसानों से एक कर वसूलता था। भैया भगवान को चढ़ाना है ना, चढ़ावा चढ़ाना है भगवान को, तो चर्च भी किसानों से एक कर वसूलता था। एंड दैट वाज नोन एज टाइथ, दैट वाज नोन एज टाइथ। टाइथ नाम का कर, TITHE। अब इसको आप लोग प्रोनाउंसिएशन में तिथे पढ़ दीजिएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन तिथे नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा टाइथ। तो टाइथ नाम का कर चर्च भी किसानों से वसूलता था। तो यह भी एक प्रश्न होता है कि फ्रांस में कौन सा कर चर्च किसानों से वसूलते थे? तो आपको जवाब याद रखना होगा कि द नेम ऑफ दैट टैक्स वॉज टाइथ। टाइथ नाम का कर वसूला जाता था। एंड इसके साथ साथ तीसरे जो स्टेट के लोग थे, तीसरे स्टेट के जो लोग थे, उनको तो कर चुकाना पड़ता ही। तो अब समझो, जो तीसरे स्टेट के लोग हैं, जो किसान वगैरह हैं, उनको सामंती कर देना है, नोबिलिटी सेगमेंट के लोगों को टाइद कर देना है, चर्च सेगमेंट मतलब पादरी वर्ग के लोगों को, और इसके साथ साथ और भी some other kinds of taxes they have to pay in that region. Like indirect taxes means such kind of taxes imposed by the ruler, what was applicable on the things of daily uses like tobacco, salt, इस पर भी अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता था। और ये तो डेली का खर्च है। तो आप समझिए कि करों के संग्रहण की व्यवस्था किस स्तर पे उस वक्त वहां के शासक के द्वारा की गई। इनफैक्ट नॉन अदर देन वी कैन से दैट द ऑल रिक्वायरमेंट, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी वॉज फॉर द रूलर ऑफ France at that time was totally collected in the form of direct taxes or indirect taxes from the citizen of or from the people of France. वो जितने भी खर्च हैं, वो सारे खर्च के लिए करों को वसूल कर लेना है। सारे खर्च के लिए क्या करना है? करों को वसूल लेना है। And definitely due to paying lot of taxes, what will happen? That one condition was arised in that time for the people of France, and that was a struggle to survive. अभी एक चीज समझो, कल भी चर्चा हो रही थी, मुझे एक जगह देखने के लिए मिला, मैंने भी चर्चा की। आज भारत की स्थिति को समझिए। अभी GST है, आप कुछ कमा रहे हैं तो GST पहले ले लेगा। अगर कोई काम व्यापार कर रहे हैं, GST लेने के बाद फिर आप पे इनकम टैक्स ले लेगा। उसके बाद जो बचा तो आपको मेंटेनेंस एंड ऑल करना है, और जब जो बचा तो अपने परिवार के लिए आप रख सकते हैं। इट मीन्स व्हाट? इन ऑनलाइन फैक्ट वी हैव टू पे लॉट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। और इस GST के पहले तो मतलब 20, 25, 30 प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर थे, जिनको कि समझा भी नहीं जा सकता। तो वस्तु स्थिति होती है कि अगर अभी की स्थिति में भारत में समझिए कि इतने कर हमें देने हैं, और अभी पता चले कि 20-30% और कर बढ़ गए, इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि 100 रुपये अगर हम लोग कमा रहे हैं तो सब कर वगैरह देने के बाद 5 रुपया बचेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भैया स्थिति तो वही उत्पन्न होगी ना, स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो वही स्थिति वहाँ उत्पन्न हुई। एंड इन माई नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट डिस्कशन ओवर द स्ट्रगल टू सर्वाइव ऑफ द टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्लास 9। थैंक यू।